वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं NSCL मशीनमैन पेपर का जो फर्स्ट पार्ट है मैं ऑलरेडी मेरा चैनल में अपलोड कर दिया था। तो इसका सेकेंड पार्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आज रहेगा टोटल 35 क्वेश्चन। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले सभी स्टूडेंट से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा था, जो NSCL पार्ट 1 मशीनमैन जो पेपर है उसका पार्ट 1, आप लोग वो वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। उसका बाद आप लोग ये वीडियो देखना, और आज का वीडियो जो देख रहा है वीडियो को आप लोग पूरा देखना, कोई भी स्टूडेंट स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो में मैं बहुत कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सके मैं डिस्कस करूँगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि जॉब अपडेट्स, स्टडी मटेरियल्स पाने के लिए और जो भी मैं न्यूज़ अपलोड करता हूँ, जो भी न्यूज़ आप लोगों को मैं देता हूँ, प्रॉपर और ऑथेंटिक न्यूज़ होता है, ठीक है। तो कोई भी जॉब अपडेट और स्टडी मटेरियल्स पाने के लिए चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करना, ठीक है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का, प्रोफाइल ऑफ ए गियर टूथ कैन बी चेक्ड। जो प्रोफाइल होता है गियर टूथ का, एक गियर का जो टीथ होता है उसका प्रोफाइल को चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं ऑप्टिकल प्रोजेक्टर, ठीक है। तो इधर अगर बोलता कि गियर टूथ को मेजरमेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, तो हो जाता गियर टूथ वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो एक वर्नियर कैलिपर जैसा होता है, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन में अलग होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो गियर टूथ वर्नियर कैलिपर जो कॉर्डेल थिकनेस होता है गियर का और डेप्थ ऑफ गियर होता है वो मेजरमेंट करता है। तो गियर टूथ वर्नियर कैलिपर क्या करता है? कॉर्डेल थिकनेस ऑफ गियर एंड डेप्थ ऑफ गियर को मेजरमेंट करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए। तो दो क्वेश्चन इधर से बन जाता है, प्रोफाइल ऑफ गियर को चेक करने के लिए और मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन लेथ गियर टम्बलर गियर अरेंजमेंट इज। लेथ मशीन का टम्बलर गियर अरेंजमेंट टोटल 3 गियर का सेट में बनता है, ठीक है। टोटल 3 गियर का सेट में बनता है, तो सेम नंबर ऑफ टीथ में रहता है। जो भी गियर होता है ना, 3 गियर होता है तो सेम नंबर ऑफ टीथ रहता है। और क्या होता है, ये टम्बलर गियर यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्सिंग गियर यूनिट भी बोलता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये टू मूव द लीड स्क्रू इन बोथ डायरेक्शन। टम्बलर गियर यूनिट लीड स्क्रू और फीड रॉड का डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। बहुत सारा स्टूडेंट के अंदर ये कंफ्यूजन होता है कि टम्बलर गियर अरेंजमेंट या टम्बलर गियर यूनिट क्या करता है, तो फीड शाफ्ट और लीड स्क्रू का डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आता है कि बैक गियर यूनिट का काम क्या होता है? जो लेद मशीन होता है तो उधर बैक गियर यूनिट का काम क्या होता है? टू डिक्रीज द स्पीड, ठीक है। तो स्पिंडल स्पीड को डिक्रीज करने के लिए बैक गियर यूनिट यूज होता है, ठीक है, या बैक गियर अरेंजमेंट यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेद मशीन से है, इन द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द कटिंग स्पीड, एग्जाम्पल VW इज इक्वल टू पाई DW डॉट NW बटा 100, व्हाट DW डिनोट्स। तो ये जो बोल रहा है कटिंग स्पीड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जो होता है V इज इक्वल टू, जैसे उसे कटिंग स्पीड को हम लोग V से डिनोट करते हैं, तो V का साथ इन लोग सिर्फ WW लिख दिया है, ठीक है, और कुछ नहीं है। कटिंग स्पीड इक्वल होता है पाई DN बटा 1000, ठीक है, 1000 होता है। तो पाई तो ऐसे लिख दिया, तो D का साथ DW लिखा, N का साथ NW लिखा, ठीक है। तो W जस्ट नॉर्मली ऐड किया। तो D का मतलब क्या होता है? D का मतलब होता है डायमीटर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है। तो अगर ये ड्रिल मशीन में होता तो क्या होता है? ड्रिल का डायमीटर हो जाता। तो DW का मतलब क्या है? इधर क्वेश्चन में पूछा है, तो DW का मतलब होता है डायमीटर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। अगर ड्रिल मशीन का पूछता तो तब हो जाता है डायमीटर ऑफ ड्रिल, ठीक है। तो कटिंग स्पीड का फॉर्मूला एक्चुअली होता है पाई DN बटा 1000। तो 1000 क्यों होता है? 1000 होता है जो डायमीटर रहता है ना, डायमीटर अगर मिलीमीटर में रहेगा तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि डायमीटर अगर मिलीमीटर में है और कटिंग स्पीड तो आता है ना, कटिंग स्पीड का जो यूनिट होता है मीटर पर मिनट, ठीक है। तो लास्ट में क्या होता है? मीटर पर मिनट में ही लाना चाहिए। अगर मिलीमीटर में रहेगा तो मिलीमीटर को 1000 से अगर डिवाइड करेंगे तब भी तो मीटर में आएगा ना, तो इसीलिए हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं। तो एक क्वेश्चन में बोल रहा है कि पाई DN बटा 100 मतलब क्या है? हम लोग जानते हैं कटिंग स्पीड का जो फॉर्मूला होता है पाई DN बटा 1000। तो इधर 100 दे दिया, मतलब क्या है? डायमीटर जो था वो सेंटीमीटर में था, ठीक है। तो सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में बदलना चाहेंगे तो क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे, तो ठीक है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन दे देते हैं तो अगर पूछता है कि डायमीटर किस में है, तो डायमीटर हो जाता सेंटीमीटर,
ठीक है, तो सेंटीमीटर में डायमीटर अभी है। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काटिंग स्पीड का जो यूनिट होता है मीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी काट विथ ए रफ कट फाइल। जो रफ कट फाइल होता है, तो ये रफ कट फाइल किसका ऊपर डिपेंड करता है, फाइल का काट के ऊपर डिपेंड करता है। काट का ऊपर जैसे होता है सिंगल कट, डबल कट, रफ कट और होता है कार्ब कट। ठीक है, तो सिंगल कट फाइल हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जैसे सॉफ्ट मटेरियल होता है जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास जो भी होता है, तो इसका ऊपर फाइलिंग करने के लिए हम लोग सिंगल कट फाइल यूज करते हैं। डबल कट फाइल हार्ड मटेरियल के ऊपर फाइलिंग करने के लिए यूज होता है, जैसे स्टील का ऊपर फाइलिंग करने के लिए यूज होता है। ठीक है, और रास्ट कट फाइल हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जैसे वुड मतलब लकड़ी, चमड़ा, उसका ऊपर मतलब वुड, लेदर, तो इसका ऊपर फाइलिंग करने के लिए हम लोग रास्ट कट फाइल यूज करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, वुड दिया है, तो वुड मतलब क्या है, हम लोग रास्ट कट फाइल यूज करेंगे। ठीक है, और जो कार्ब कट फाइल है ना, तो ये डीपर कटिंग एक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो कौन सा मेटल के लिए यूज होता है, जैसे होता है एल्यूमिनियम, टीन, कॉपर, प्लास्टिक। ठीक है, सिर्फ कार्ब कट फाइल यूज होता है डीपर कटिंग एक्शन, मतलब बहुत ज्यादा मेटल को डीपली काट सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द हेक्सो ब्लेड इज मेजर्ड फ्रॉम। जो हेक्सो ब्लेड होता है ना, तो उसका लेंथ हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो ऐसे हेक्सो ब्लेड होता है, आप देख सकते हैं ऐसे अगर हेक्सो ब्लेड होगा तो क्या होगा, ये दो पिन होल रहता है। ठीक है, और ये टीथ रहता है, तो ये जो दो पिन होल रहता है ना, तो पिन होल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है हेक्सो ब्लेड का लेंथ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ वन पिन होल टू द सेंटर ऑफ अदर पिन होल, मतलब एक पिन होल इधर है तो इसका सेंटर पोर्शन से ए पिन होल का सेंटर पोर्शन तक जो लेंथ होता है या डिस्टेंस होता है उसको ही बोलते हैं लेंथ ऑफ हेक्सो ब्लेड का लेंथ। ठीक है, तो अगर हम लोग हेक्सो ब्लेड का स्पेसिफाई करने जाएंगे तो कैसे होता है, लेंथ, पिच एंड टाइप ऑफ मटेरियल। ठीक है, लेंथ मतलब क्या है 250 mm या 300 mm, पिच मतलब क्या है 1.8 या 1.4 या 1 या 0.8, और क्या होता है टाइप ऑफ मटेरियल मतलब क्या है, टाइप ऑफ मटेरियल मतलब लो एलो स्टील या हाई कार्बन स्टील। ठीक है, तो उसका ऊपर डिपेंड करता है, तो अगर लो एलो स्टील होगा तो लो एलो स्टील, उसका बाद ऑल हार्ड या फ्लेक्सिबल ब्लेड। ठीक है, तो ऐसे हम लोग स्पेसिफाई करते हैं हेक्सो ब्लेड को। ठीक है, तो लेंथ, पिच एंड टाइप ऑफ मटेरियल से हम लोग हेक्सो ब्लेड को स्पेसिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ थ्रेड्स आर सुटेबल फॉर लीड स्क्रू ऑफ मशीन टूल। जो मशीन टूल होता है ना, मशीन टूल जैसे लेद एक मशीन टूल होता है, तो उसका लीड स्क्रू होता है, लेद मशीन का जो लीड स्क्रू होता है उसमें कौन सा थ्रेड रहता है, उसमें रहता है एक्मी थ्रेड। ठीक है, तो जिस थ्रेड का एंगल होता है 29 डिग्री, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। तो एक्मी थ्रेड का डेप्थ का फॉर्मूला होता है P/2 + 0.25। ठीक है, तो डेप्थ का फॉर्मूला कभी कभी पूछता है, तो ये होता है पिच/2 + 0.25। तो कभी कभी ऑप्शन में ऐसे भी देता है 0.5 + 0.25। ठीक है, तो 0.5 इंटू पिच प्लस 0.25। तो ऐसे आप लोग को याद रहना चाहिए। लीड स्क्रू के लिए हम लोग कौन सा थ्रेड यूज करते हैं, एक्मी थ्रेड यूज करते हैं, तो ये कौन सा थ्रेड का अंदर आता है, ट्रेपीजोइडल थ्रेड का अंदर आता है। ठीक है, तो इजी एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट व्हाइल पावर ट्रांसमिशन। तो इसका मतलब क्या है, जब हम लोग पावर ट्रांसमिट करते हैं तब इजी एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट के लिए हम लोग एक्मी थ्रेड को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन BIS सिस्टम। तो BIS सिस्टम, तो BIS का फुल फॉर्म क्या होता है, हम गारंटी का साथ बता सकते कि 95% स्टूडेंट इसका आंसर गलत देता है। तो ये क्वेश्चन इसरो में आया था इलेक्ट्रीशियन पेपर में। तो BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो, BEREAU, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स होता है, STANDARDS। ज्यादातर स्टूडेंट क्या गलती करता है, स्टैंडर्ड लिख देता है, एस को ऐड नहीं करते। तो ऑप्शन में दोनों ऑप्शन था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो ज्यादातर स्टूडेंट इसका आंसर किया था स्टैंडर्ड, तो एस को ऐड नहीं किया, तो इसीलिए ज्यादातर स्टूडेंट का आंसर गलत हो गया था। तो ए पॉइंट में ज्यादातर स्टूडेंट ध्यान नहीं देता। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसरो में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग प्लीज इसको रेक्टिफाई कर लेना। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। इन BIS सिस्टम ऑफ लिमिट्स एंड फिट्स 25 होल डिविएशंस आर स्पेसिफाइड बाय यूजिंग। जो होल होता है ना, नॉर्मली इसको आप लोग को समझना चाहिए, जो होल होता है, होल डिविएशन होता है टोटल 25 डिविएशन। ठीक है, और जो
जो सब डिविएशन होता है तो 18 होता है, ठीक है, ये BIS सिस्टम में। और BSI सिस्टम में क्या होता है, जो BT सिस्टम में क्या होता है, एक होता है होल के लिए 21 और शाफ्ट के लिए 16, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, होल मतलब हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, जो भी होगा सब कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और जब भी शाफ्ट बोलेगा तब हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। तो 25 होल डिविएशन, जो जब भी होल बोला है मतलब कैपिटल लेटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का, क्लैपर बॉक्स ऑफ ए शेपिंग मशीन इज माउंटेड ऑन। जो शेपिंग मशीन का या शेपर मशीन का क्लैपर बॉक्स होता है वो कहाँ रहता है, टूल हेड में माउंटेन होता है, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि शेपर मशीन में फॉरवर्ड स्ट्रोक और बैकवर्ड स्ट्रोक का रेशियो क्या होता है, वो होता है 3:2, ठीक है। कभी कभी पूछता है कि फॉरवर्ड स्ट्रोक या काटिंग स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक का रेशियो क्या होता है, सेम हो जाता है 3:2। कभी कभी ऐसे घुमा के देता है रिटर्न स्ट्रोक और काटिंग स्ट्रोक का रेशियो क्या होता है, जब घुमा के देता है तब 2:3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए, क्या पहले क्या बोल रहा है, रिटर्न स्ट्रोक बोल रहा है या काटिंग स्ट्रोक बोल रहा है, ठीक है। तो रिटर्न स्ट्रोक में कम टाइम लग रहा है, अगर आप लोग देखेंगे तो रिटर्न में क्या लग रहा है, 2 लग रहा है और काटिंग में 3 लग रहा है, मतलब काटिंग का टाइम ज़्यादा लग रहा है और रिटर्न होने, काटिंग मतलब ऐसे काट रहे तब ज़्यादा लग रहा है और रिटर्न होने का टाइम जल्दी आ रहा है। तो ये क्यों होता है, जो आइडियल टाइम होता है ना, जो आइडियल टाइम होता है, आइडियल टाइम को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्विक रिटर्न मैकेनिज्म यूज करते हैं। तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में क्या होता है, काटिंग स्ट्रोक में ज़्यादा टाइम लगता है और जब भी रिटर्न स्ट्रोक में तो काटता नहीं है, इसलिए उसको जल्दी मतलब लौटता है, ठीक है। इसीलिए काटिंग स्ट्रोक में जल्दी जल्दी लौट जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए। और एक क्वेश्चन होता है, जो शेपर मशीन होता है, शेपर मशीन का टेबल को ऑटोमेटिकली मूव करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है, रैच एंड पॉल मैकेनिज्म, ठीक है। रैच एंड PAWL पॉल मैकेनिज्म काम करता है। तो इसमें क्या होता है, रैच एंड पॉल मैकेनिज्म में जो शेपर मशीन का टेबल होता है वो ऑटोमेटिकली मूव होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है शेपर मशीन से, इधर से क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का, इन ए प्लेनिंग मशीन द मेटल इज रिमूव्ड व्हेन द टेबल मूव्स इन। मतलब क्या है, जब भी हम लोग देखते हैं शेपर मशीन का बात करते हैं तो पहले हम बता दिया कि शेपर मशीन में फॉरवर्ड स्ट्रोक में काटता है, ठीक है, मतलब जो पहले जाता है उसमें काटता है, जब रिटर्न टाइम में काटता नहीं है। तो शेपर मशीन में क्या होता है, टेबल कब मूव होता है, जब फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है तब टेबल मूव होता है। तो मूव के लिए हम बोल दिया ना कि रैच एंड पॉल मैकेनिज्म काम करता है। तो शेपर मशीन का टेबल मूव होता है फॉरवर्ड स्ट्रोक में, ठीक है। जब फॉरवर्ड स्ट्रोक हम लोग देने जाएंगे तब वो शेपर मशीन का टेबल मूव होता है। और जो प्लेनर मशीन होता है ना, प्लेनर मशीन मतलब क्या है, फ्लैट सरफेस बनाता है, ठीक है, प्लेन सरफेस बनाते हैं। तो ये क्या करता है, ये बैकवर्ड जब डायरेक्शन में आता है तब उसका टेबल मूव होता है, ठीक है, तब उसका टेबल फीड देने के लिए मूव होता है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए, प्लेनिंग मशीन और शेपर मशीन दोनों ऑपोजिट होता है। प्लेनिंग मशीन में रिटर्न स्ट्रोक में काटता है और शेपर मशीन में फॉरवर्ड स्ट्रोक में काटता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना अच्छे से आप लोगों को कोई क्लियर नहीं कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का, मैशिंग ऑफ इरेगुलर, एंगुलर एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल सर्कुलर सरफेसेस। मतलब मैशिंग करने के लिए बोल रहा है, इरेगुलर कोई भी मतलब रेगुलर सरफेस नहीं, इरेगुलर सरफेस, एंगुलर या एक्सटर्नल या इंटरनल सर्कुलर सरफेस को मैशिंग करने के लिए हम लोग कौन सा मशीन यूज़ करते हैं, स्लॉटर मशीन यूज़ करते हैं। तो स्लॉटर मशीन में भी क्विक रिटर्न मैकेनिज्म काम करता है, ठीक है। तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कौन सा मशीन में काम करता है, एक शेपर मशीन में और दूसरा स्लॉटर मशीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ ए प्लेनर मशीन इज टू प्रोड्यूस। तो प्लेनर मशीन का बारे में मैं बात कर दिया कि प्लेनर मशीन क्या करता है, तो इसमें आंसर गलत दिया है, फॉर्म सरफेस नहीं है, फ्लैट सरफेस को बनाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर में ये जो आंसर है गलत है, ये नहीं होगा। प्लेनर मशीन क्या करता है, फ्लैट सरफेस बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का, फॉर ऑपरेशन लाइक स्लॉट्स, ग्रुप्स, कैम्प्स, क्यूएज एंड इंटरनल गियर्स ETC। तो कोई भी ऑपरेशन जैसे स्लॉट काटना है, खांचे काटना है, ग्रुप काटना है, कैम्प काटना है, क्यूएज काटना है, तो उसके लिए इंटरनल गियर काटना है, उसके लिए कौन सा मशीन यूज करेंगे, स्लॉटर मशीन यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द फ्लैटनेस ऑफ ए सरफेस इज चेक्ड बाय। जो
कोई भी सरफेस होता है उसका फ्लैटनेस चेक करने के लिए हम लोग को क्या यूज़ करना चाहिए। इस क्वेश्चन का इस पेपर में राइट आंसर दिया है ट्राई स्क्वायर को, लेकिन हम लोग ट्राई स्क्वायर को नहीं मानेंगे क्योंकि स्ट्रेट एज का काम होता है फ्लैटनेस को चेक करना। स्ट्रेट एज फ्लैटनेस को चेक करता है। अगर ऑप्शन में स्ट्रेट एज नहीं रहता है तो हम लोग ट्राई स्क्वायर को मानते हैं, क्योंकि ट्राई स्क्वायर का एक्चुअल काम होता है ये स्क्वायरनेस को चेक करता है, जॉब का स्क्वायरनेस है कि नहीं, 90 डिग्री में जॉब है कि नहीं वो चेक करता है। और अगर स्ट्रेट एज हम लोग के पास अवेलेबल नहीं होता तब हम लोग ट्राई स्क्वायर का ब्लेड का मदद से हम लोग फ्लैटनेस को चेक कर सकते हैं, कोई भी एक सरफेस है उसका फ्लैटनेस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम लोग ट्राई स्क्वायर को नहीं मानेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेट एज। ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है। आप लोगों का जो भी ओपिनियन है इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेट एज। ठीक है, अगर हम लोग ट्राई स्क्वायर के बारे में बात करेंगे तो ट्राई स्क्वायर का साइज कैसे लेते हैं हम लोग, जो ब्लेड का लेंथ होता है, लेंथ ऑफ द ब्लेड का लेंथ का हिसाब से ट्राई स्क्वायर का साइज होता है। ठीक है, ट्राई स्क्वायर बनता है हार्डेंड स्टील से, इसका लीस्ट काउंट होता है 0.002 mm पर 10 mm। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी सेम पॉइंट आता है जैसे ट्राई स्क्वायर जो भी आता है उसको डेली में एक ही पॉइंट या एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप लोग को बताते जाता हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ अगर आप लोग दिमाग में फिर से खिलाओगे तो क्या होगा, ज़्यादा आप लोग माइंड में रखोगे तो क्या, और धीरे धीरे आप लोग को याद में हो जाएगा, तो आप लोग को बोलना भी नहीं पड़ेगा। ट्राई स्क्वायर के बारे में ऑटोमेटिकली आप लोगों का मुख से निकल के आएगा कि ट्राई स्क्वायर ये होता है, ट्राई स्क्वायर हार्ड एंड स्टील से बनता है। ठीक है, इसीलिए मैं एक क्वेश्चन को बार बार बोलता हूँ, क्योंकि टेक्निकल का फंडा यही होता है। अगर आप लोग रिवाइज नहीं करेंगे तो आप लोगों का कभी भी याद नहीं होगा टेक्निकल क्वेश्चन। कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि आज आप लोग याद कर रहे हैं, 5 दिन बाद फिर आप लोग भूल जाएंगे, तो उसको आप लोग को उसको आप लोग को रिवाइज करना चाहिए डेली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर का, द ऑपरेशन ऑफ एनलार्जिंग द एंड ऑफ ए होल टू एकोमोडेट सॉकेट हेड स्क्रू इज, मतलब क्वेश्चन में बोल है कौन सा एक ऑपरेशन होता है जिसमें कोई भी एक पहले से होल रहता है, एग्जिस्टिंग होल मतलब पहले से एक होल रहता है, तो एक टूल यूज करके क्या होता है, एक निर्दिष्ट डेप्थ डेफिनिट गहराई तक या निर्दिष्ट गहराई तक उसको हम लोग एनलार्ज करते हैं। सोच लो ऐसा एक होल है तो उसका फ्रंट पोर्शन को थोड़ा सा एनलार्ज कर दिया, एक टूल यूज करते हैं, तो उस जो ऑपरेशन होता है टूल यूज करके जो ऑपरेशन होता है उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है काउंटर बोरिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो काउंटर बोरिंग ऑपरेशन करते हैं कि हम लोग सॉकेट हेड स्क्रू को प्लेसमेंट देने के लिए, सॉकेट हेड स्क्रू को स्थान देने के लिए हम लोग काउंटर बोरिंग करते हैं। ठीक है, तो काउंटर बोरिंग ऑपरेशन के लिए हम लोग कौन सा टूल यूज करते हैं, काउंटर बोर्ड टूल यूज करते हैं। काउंटर बोर्ड टूल होता है एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। काउंटर बोर्ड टूल का फ्रंट पोर्शन में एक पायलट रहता है, पायलट का काम होता है जब भी जो पहले से जो होल रहता है ना, तो होल में वो पहले जाता है और काउंटर बोर्ड टूल को कॉन्सेंट्रिक रखने का वो काम करता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडिमिंग आप लोग जानते हैं, कोई भी अगर थ्रेड है तो उसको ड्रिल करने के बाद उधर रफ सरफेस बनता है, तो रफ सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए एक ऑपरेशन होता है और स्मूथ बनता है और थोड़ा सा साइज में इंक्रीज भी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग रिमिंग करते हैं। और काउंटर सिंकिंग मतलब क्या, कोई भी एक होल रहता है तो होल का फ्रंट पोर्शन को बिवेलिंग मतलब चैम्फर करने के लिए हम लोग काउंटर सिंकिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का, टू प्रिवेंट डिफ्लेक्शन ऑफ हेवी रॉड्स ऑन लेथ मशीन द फॉलोइंग एक्सेसरी इज यूज्ड, मतलब क्या बोले, हेवी रॉड को डिफ्लेक्शन मतलब उसको बेंड होने से बचाने के लिए, प्रिवेंट मतलब प्रतिरोध करने के लिए हम लोग कौन सा एक्सेसरीज यूज करते हैं, हम लोग स्टेडी रेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है स्टेडी रेस्ट हम लोग कब यूज करते हैं। सोच लो जॉब, अगर कोई भी एक जॉब को हम लोग लेथ मशीन में टर्निंग कर रहे हैं तो जॉब का जो लेंथ होता है उसका डायमीटर का अगर 10 गुना से ज़्यादा हो जाएगा तब हम लोग स्टेडी रेस्ट यूज़ करेंगे। मतलब इसका डायमीटर अगर सोच लो 10 है तो इसका लेंथ होना चाहिए 100 mm। 100 mm अगर होगा तो हम लोगों को स्टेडी रेस्ट यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर 100 से ज़्यादा हो जाएगा मतलब 10 गुना से ज़्यादा हो जाएगा तब हम लोग को स्टेडी रेस्ट यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हो जाएगा ना ओवर हैंगिंग लोड हो जाएगा। तो ओवर हैंगिंग लोड को बचाने के लिए हम लोग एक सपोर्ट देते हैं, नीचे से एक सपोर्ट देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टेडी रेस्ट। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो फिक्स्ड स्टेडी रेस्ट होता है तो उसको हम लोग कहाँ प्लेस करते हैं, कहाँ रखते हैं, तो उसको हम लोग बेड का ऊपर रखते हैं। ठीक है, लेथ बेड का ऊपर हम लोग फिक्स्ड स्टेडी रेस्ट को फिट करते हैं। ठीक है, और जो ट्रैवलिंग स्टेडी रेस्ट होता है, ट्रैवलिंग स्टेडी रेस्ट को हम लोग कहाँ लगाते हैं, हम लोग सैडल का ऊपर प्लेसमेंट करते हैं, सैडल के ऊपर हम लोग फिक्स करते हैं। और जो ट्रैवलिंग स्टेडी रेस्ट होता है वो हम लोग सैडल के ऊपर रखते हैं।
तो कभी कभी क्वेश्चन में सैडल का जगह कैरेज भी रहता है, तो कैरेज भी राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेवलिंग स्टेडी रेस्ट कैरेज का ऊपर भी रखते हैं हम लोग, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आता है फिक्स स्टेडी रेस्ट जो होता है तो उसमें कितना पैड रहता है, तो उसमें 3 पैड रहता है, ठीक है। तो एक एक पैड बनता है किस मटेरियल से, फॉस्फोरस ब्रोंज से बनता है एक एक पैड, ठीक है। और जो ट्रेवलिंग स्टेडी रेस्ट होता है वो उसमें 2 पैड रहता है, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। और फिक्स स्टेडी रेस्ट वो बेड का ऊपर फिक्स रहता है, वो मूव नहीं करता। और जो ट्रेवलिंग स्टेडी रेस्ट है वो अगर सोच लो ऐसा एक जॉब है और ऐसे कटिंग टूल है, ठीक है, कटिंग टूल ऐसे काट रहा है तो इधर हम लोग फिक्स कर दिया, तो इधर एक पैड रहता है और ऊपर में एक पैड रहता है, ठीक है। तो ये काटिंग टूल ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है तो ये भी आगे बढ़ता है, ठीक है। वो काटिंग टूल का साथ भी साथ साथ वो मूव होता है, इसीलिए इसका नाम है ट्रेवलिंग स्टेडी रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द जॉब रैपिडली। इसमें से कौन सा एक चक है जो जॉब को रैपिडली होल्ड करता है, तो कॉलेट चक जो होता है, कॉलेट चक जॉब को जल्दी जल्दी होल्ड करता है, ठीक है। तो कॉलेट चक हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे रेगुलर जॉब के लिए। रेगुलर जॉब मतलब क्या है, अगर टोटली राउंड होगा तो ठीक है, अगर टोटली स्क्वायर होगा तो ठीक है, अगर टोटली ऑक्टागन है तो ठीक है, अगर हेक्सागन है तो ठीक है। तो ये सब मतलब रेगुलर शेप को ये होल्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टेपर इज देयर इन ड्रिल सैंक। तो ड्रिल मशीन में जो भी है, ड्रिल सैंक में कौन सा टेपर रहता है, मोर्स टेपर रहता है, ठीक है। और जो होता है मिलिंग मशीन का आर्बर में कौन सा टेपर रहता है, ब्राउन एंड शार्प टेपर रहता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए। मोर्स टेपर का रेंज होता है MT0 से MT7, टोटल 8 नंबर में ये अवेलेबल होता है, ठीक है। ड्रिलिंग के लिए हम लोग जनरली क्या यूज़ करते हैं, MT1 से MT5, ठीक है। इसका इंक्लूडेड एंगल होता है 3 डिग्री ऑलमोस्ट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी टूल हेड्स कैन बी माउंटेड ऑन ए प्लेनर। प्लेनर मशीन में कितना टूल हेड हम लोग लगा सकते हैं, उसमें हम लोग टोटल 4 टूल हेड लगा सकते हैं, 4 टूल हेड को हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टॉलरेंस इंडिकेट्स। टॉलरेंस मतलब क्या है, टॉलरेंस मतलब होता है जो हाई लिमिट होता है, लो लिमिट होता है, उसका जो डिफरेंस होता है उसको बोलता है टॉलरेंस, ठीक है। हाई लिमिट का जगह अगर मैक्सिमम लिमिट या मिनिमम लिमिट बोल देता तब भी हो जाता, ठीक है। तो मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं टॉलरेंस। इसके लिए कोई भी प्लस माइनस कुछ भी नहीं होता, यूनिट भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर का, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग लीड ऑफ स्क्रू थ्रेड इज। तो स्क्रू थ्रेड का लीड क्या होता है, लीड मतलब एक रोटेशन में कितना अंदर जा रहा है तो उसको बोलता है लीड। अगर हम लोग बात करेंगे, लीड इक्वल टू होता है पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट्स, ठीक है। तो सिंगल स्टार्ट थ्रेड के लिए क्या होता है, लीड हो जाता लीड, और पिच मतलब क्या होता है, जो भी पिच होता पिच, और नंबर ऑफ स्टार्ट्स मतलब सिंगल स्टार्ट में क्या होता है 1 होता है। तो सिंगल स्टार्ट थ्रेड के लिए लीड इक्वल टू पिच होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आता है कौन सा स्टार्ट थ्रेड के लिए, कौन सा स्टार्ट स्क्रू थ्रेड के लिए लीड और पिच समान होता है, तो वो होता है सिंगल स्टार्ट थ्रेड में, ठीक है। और अगर हम लोग डबल स्टार्ट थ्रेड का बात करते हैं तो क्या होता है, अगर पिच 2 mm होता है तो लीड स्क्रू क्या हो जाएगा, तो लीड क्या हो जाएगा, लीड इक्वल टू हो जाएगा पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट्स। नंबर ऑफ स्टार्ट्स मतलब डबल है इसलिए 2 हो जाएगा, और पिच 2, तो 2 इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो लीड का फॉर्मूला होता है पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मैशिनिस्ट, ठीक है। इफ ए 80th कटर इज रिवॉल्विंग एट 100 RPM एंड फीड पर टीथ इज 0.07 mm, देन व्हाट विल बी द फीड रेट मिनट। तो इसमें क्या बोल रहा है, फीड रेट निकालने के लिए बोला है, फीड रेट, ठीक है। फीड रेट मतलब क्या है, फीड रेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है N इंटू FZ इंटू जेड। तो मिलिंग मशीन का फीड रेट पर मिनट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, N इंटू FZ इंटू जेड, ठीक है। तो N मतलब क्या है, N मतलब RPM, तो RPM क्या है 100 बोल दिया है। FZ मतलब क्या है, FZ मतलब होता है फीड पर टीथ, ठीक है। तो फीड पर टीथ क्या बोल दिया है 0.07, ठीक है। और क्या दिया है, Z मतलब क्या है, Z मतलब इधर बोल दिया है, आप देख सकते हैं टीथ, ठीक है। तो नंबर ऑफ टीथ क्या है 8। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, 100 इंटू 0.07 इंटू 8, तो 100 होता है RPM और 0.07 होता है फीट पर टीथ और 8 होता है नंबर ऑफ टीथ,
ठीक है। तो ये मिलिंग मशीन का फीड रेट का फॉर्मूला होता है। तो फीड रेट को हम लोग VF से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर मल्टीपल करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 56, ठीक है। तो ये आप लोगों को जानना चाहिए। तो फीड रेट क्या हो जाएगा 56 मिलीमीटर पर मिनट, ठीक है। तो मिलीमीटर क्यों है, आप देख सकते हैं इधर फीड का जो यूनिट था था, मिलीमीटर था, इसीलिए जो फीड रेट पर मिनट होगा वो हो जाएगा मिलीमीटर पर मिनट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 56 मिलीमीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर का, ग्रेन साइज ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज इंडिकेटेड बाय नंबर। जो ग्रेन साइज होता है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है रफनेस या स्मूथनेस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है। तो वो नंबर से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ग्रेन साइज को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, नंबर से इंडिकेट करते हैं। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रेन साइज कैन बी सेड वेरी फाइन या सुपर फाइन। तो इसमें कौन सा ग्रेन साइज का रेंज होता है जो वेरी फाइन का अंदर आता है, ठीक है, या सुपर फाइन का अंदर आता है। तो पहले जानना चाहिए जो ग्रेन साइज होता है उसको हम लोग 4 भागों में बांटते हैं, रफ, मीडियम, फाइन एंड सुपर फाइन या वेरी फाइन। रफ क्या होता है, रफ होता है 10 to 24, मीडियम होता है 3 to 60, और जो होता है फाइन होता है 80 to 180, और जो सुपर फाइन होता है वो होता है 220 to 600, ठीक है। तो सुपर फाइन या वेरी फाइन पूछा है इसीलिए ये हो जाएगा राइट आंसर 4, ठीक है। तो 220 से 600। ट्रामेल इज यूज्ड फॉर मार्किंग ऑफ स्पेशली, जो ट्रामेल हम लोग बोल रहे हैं तो इसका एक अलग नाम भी होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, बीम कॉम्पास भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बीम कॉम्पास, तो ट्रामेल क्या होता है, जो हम लोग डिवाइडर यूज करते हैं, तो डिवाइडर का बड़ा वर्जन होता है ट्रामेल, ठीक है। तो डिवाइडर हम लोग क्या करते हैं, सर्कल या आर्क ड्रॉ करने के लिए हम लोग यूज करते थे। तो ये भी बिग सर्कल और आर्क को ड्रॉ करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो स्मॉल सर्कल एंड आर्क को ड्रॉ करने के लिए हम लोग डिवाइडर यूज करते हैं, और जो बिग जो सर्कल होता है और आर्क होता है उसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग ट्रामेल यूज करते हैं, ठीक है। तो ट्रामेल का जो आप लोग देख सकते हैं रेंज क्या होता है 500 mm, ठीक है। तो 5 mm रेडियस वाला कोई भी सर्कल या आर्क हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए डाया क्या हो जाएगा, डाया हो जाएगा 1000 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर का, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मशीन्स क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज यूज्ड। तो मैं पहले ये क्वेश्चन डिस्कस कर दिया कि क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कौन सा मशीन में रहता है। एक रहता है सेपर मशीन और दूसरा स्लॉटर मशीन में, ठीक है। तो सेपर मशीन में इधर हो जाएगा क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, और सेपर मशीन का टेबल को मूवमेंट करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म काम करते हैं, रैच एंड पॉल मैकेनिज्म काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर का, इन ग्राइंडिंग व्हील मेकिंग सिस्टम स्लैग बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ऑफ। जैसे हम लोग ग्राइंडर व्हील बनाते हैं तो अलग अलग बॉन्ड होता है, जैसे सेलेक बॉन्ड, सिलिकेट बॉन्ड, विट्रीफाइड बॉन्ड, रबर बॉन्ड, रेजोनोइड बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग लेटर हम लोग यूज़ करते हैं। तो जो सेलेक बॉन्ड को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। विट्रीफाइड बॉन्ड को भी से डिनोट करते हैं, सिलिकेट बॉन्ड को एस से डिनोट करते हैं, और रबर बॉन्ड को आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एक आता है बी होता है रेजिनॉइड, ठीक है। तो रेजिनॉइड बॉन्ड के लिए बी यूज़ होता है, कभी कभी BF दे देता है, मतलब रेजिनॉइड रेनफोर्स, ठीक है। कभी कभी RF दे देता है, R तो इधर है, F मतलब क्या है, RF मतलब रबर रेनफोर्स, ठीक है। तो ये अलग अलग लेटर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन H7G6 रिप्रेजेंट डैश फीट। तो ये जो क्वेश्चन है नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आप लोग को जस्ट याद रखना है कि ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लियरेंस फीट, ठीक है। तो इधर क्लियरेंस फीट का जगह इधर क्या दिया है, आप देख सकते हैं रनिंग फीट्स हैविंग क्लोज टॉलरेंस। रनिंग फीट मतलब इसको ही बोल रहा है कि क्लियरेंस फीट, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको देखना चाहते हैं कि ये क्लियरेंस है या इंटरफेरेंस या ट्रांजिशन, तो इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। H7 का वैल्यू जो भी है, उसके बाद G6 का क्या वैल्यू होगा, उसका बाद आप लोग को टॉलरेंस जो भी अपर लिमिट लोअर लिमिट निकालना पड़ेगा, उसका बाद मैक्सिमम अलाउंस मिनिमम अलाउंस निकालना पड़ेगा, उसका बाद ही आएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग को जस्ट याद रखना है। और एक आता है H7P6 आता है, तो ये होता है इंटरफेरेंस फीट, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट
द टाइप ऑफ टूल यूज्ड ऑन लेथ, सेपर एंड प्लेनर। प्लेनर मशीन, सेपर मशीन और एंड लेथ मशीन में कौन सा कटिंग टूल यूज़ होता है? तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ होता है। ठीक है, मतलब एक ही पॉइंट रहता है, वैसे कटिंग टूल यूज़ होता है। ओके, एक क्वेश्चन अगर हम लोग बताएंगे कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल मतलब एक से ज़्यादा कट मतलब पॉइंट रहता है कटिंग टूल का। ठीक है, जैसे रिमर का रहता है, काउंटर बोर का रहता है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बोरिंग टूल जो होता है, लेद में जो बोरिंग टूल यूज़ होता है, तो वो कौन सा पॉइंट कटिंग टूल? वो हो जाता सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर का, आर्बर ऑफ मिलिंग मशीन इज यूज टू होल। जो मिलिंग मशीन का आर्बर होता है वो क्या पकड़ता है? तो काटिंग टूल को पकड़ता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि आर्बर ऑफ मिलिंग मशीन में, जो मिलिंग मशीन का आर्बर होता है उसमें कौन सा टेपर रहता है? तो उसमें ब्राउन एंड शार्प टेपर रहता है। तो ब्राउन एंड शार्प टेपर को हम लोग कैसे लिखते हैं? BS से लिखते हैं। तो इसका रेंज होता है BS1 से BS18। ठीक है, तो ये जो टेपर होता है क्विक रिलीजिंग टेपर होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे इसका जो टेपर एंगल के बारे में, तो इसमें कितना टेपर रहता है? 3.5 इंच TPF। ठीक है, तो टेपर पर फुट होता है 3.5 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीड स्क्रू ऑफ लेद हैज़ डैश थ्रेड। लीड स्क्रू ऑफ लेद मतलब लेद मशीन का जो लीड स्क्रू होता है, तो उसमें कौन सा थ्रेड रहता है? तो हम लोग जानते हैं उसमें एक्मी थ्रेड रहता है, जिसके एंगल होता है 29 डिग्री। तो वो सिंगल स्टार्ट या डबल स्टार्ट या मल्टी स्टार्ट थ्रेड है? तो वो सिंगल स्टार्ट थ्रेड है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डबल स्टार्ट मतलब क्या है? दो स्टार्ट्स रहता है। जैसे सिंगल स्टार्ट मतलब एक ही स्टार्ट्स होता है, उसमें डबल दो स्टार्ट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन which one of the following machine the work remains stationary and the tool reciprocates या tool moves। तो इसमें कौन सा एक मशीन, तो कौन सा एक मशीन है जिसमें कार्य या वर्क स्थिर रहता है और टूल मूव होता है? तो कौन सा मशीन में होता है? हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन में होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे लेद मशीन, तो लेद मशीन में वर्क घूमता है, कार्य घूमता है और टूल स्थिर रहता है। लेकिन ये इस मशीन में उल्टा होता है, वर्क स्थिर रहता है और टूल घूमता है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस यूज्ड फॉर होल्डिंग हॉट जॉब्स। हॉट जॉब, गर्म जॉब को पकड़ने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं टोंग। ठीक है, तो टोंग यूज़ करते हैं, जैसे जैसे अलग अलग टोंग होता है, राउंड टोंग, स्क्वायर माउथ टोंग, फ्लैट टोंग, हॉलो टोंग। ठीक है, जैसे राउंड टोंग कहाँ पे यूज़ होता है? होल्डिंग बार्स वर्टिकली। वर्टिकली कोई भी बार्स को मतलब ऐसे लंबा लंबी अगर कोई भी बार को होल्ड करना है तो तब हम लोग यूज़ करते हैं राउंड टोंग। ठीक है, और अगर होल्डिंग स्क्वायर माउथ टोंग हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? होल्डिंग स्क्वायर और रेक्टेंगल बार। कोई भी स्क्वायर या रेक्टेंगल बार अगर रहता है तो उसको होल्ड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? स्क्वायर माउथ टोंग यूज़ करेंगे। हॉलो टोंग्स कहाँ यूज़ करेंगे? राउंड जॉब को होल्ड करने के लिए। हॉलो टोंग्स जो होता है ना, तो हॉलो टोंग्स हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? राउंड जॉब को पकड़ने के लिए। और फ्लैट टोंग्स हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? फ्लैट प्लेट्स या कोई भी बार रहता है उसको होल्ड करने के लिए हम लोग फ्लैट टोंग्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्विच ब्लॉक किस मटेरियल से बनता है? तो मैलेबल कास्ट आयरन से बनता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए, एग्जाम में बहुत बार कुछ एक क्वेश्चन पूछे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर का, इन ए प्लेनर द टेबल रेसिप्रोकेट्स बाय। जो प्लेनर मशीन होता है उसमें टेबल रेसिप्रोकेट कैसे होता है? रेसिप्रोकेट मतलब ऐसे ऐसे होता है। तो कैसे होता है? बीवेल गियर का मदद से होता है। तो बीवेल गियर एक ऐसा गियर है जो कोई भी एंगल में पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे हैंड ड्रिलर मशीन में बीवेल गियर होता है, जहाँ पे 90 डिग्री में मोशन को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, 90 डिग्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर का, टूल यूज्ड फॉर ड्राइविंग आउट ड्रिल बिट फ्रॉम स्पिंडल और स्लिप। जो टूल यूज़ होता है ड्रिल स्पिंडल या स्लिप से ड्रिल बिट को निकालने के लिए है। तो जो टैपर्ड सैंक ड्रिल होता है ना, तो उधर स्पिंडल या स्लिप से ड्रिल बिट को निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं ड्रिल ड्रिफ्ट। ठीक है, तो एक वेज जैसा शेप होता है, तो इसको हम लोग ऐसे अंदर रख के इधर से अगर हैमर से मारेंगे तो ड्रिल बिट ऑटोमेटिकली बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये ड्रिल बिट हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे जहाँ पे
टेपर्ड सेंक ड्रिल होता है, उधर हम लोग टेपर्ड सेंक ड्रिल को निकालने के लिए यूज़ करते हैं। अगर स्ट्रेट सेंक ड्रिल होता तो ऐसे कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसमें चक की रहता है, वो चक में फिक्स होता है, इसीलिए चक की रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर का, फॉर विच टाइप ऑफ वर्क ट्रेवलिंग हेड ऑफ सेपर इज यूज्ड। ट्रेवलिंग हेड सेपर का प्रयोग किस प्रकार का कार्य के लिए किया जाता है। ट्रेवलिंग हेड सेपर हेवी जॉब के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जो भारी जॉब होता है, भारी जॉब के लिए हम लोग ट्रेवलिंग हेड सेपर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय व्हिच दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स बाय रोलिंग। मतलब मेटल का कौन सा एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें कोई भी एक मेटल है जिसको हम लोग रोलिंग करके थीन शीट में बदल देते हैं, शीट मेटल में बदल देते हैं। तो कौन सा प्रॉपर्टी में होता है, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी में। जैसे लीड एक मेलेबल मेटल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो मेलेबिलिटी होता है तो थीन शीट में बदल जाता है, परमानेंटली बदल जाता है, इसको हम लोग फिर से या दूसरा कोई फॉर्म में बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी। तो मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी अगर कोई भी मेटल का अंदर है तो हम लोग कैसे थिन शीट में बदल सकते हैं, रोलिंग करके या हैमरिंग करके। ठीक है, तो आज मैं डिस्कस कर दिया टोटल 35 क्वेश्चंस, और इस पेपर में जो 70 टेक्निकल के क्वेश्चन है तो टोटली मैं 2 क्लास में डिस्कस कर दिया। अगर कोई भी स्टूडेंट पिछला वाला क्लास नहीं देखा तो पिछला वाला क्लास भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि पिछला वाला क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और भी अच्छा से मैं क्लियर किया हूँ। ठीक है, अगर आज का मेहनत और वीडियो अगर अच्छा लगे और जो प्रेजेंटेशन है और मेरा समझाने का तरीका अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम जॉब अपडेट्स देते रहते हैं। जो अगर कहीं पे जॉब वैकेंसी निकलता तो प्रॉपर वैकेंसी के बारे में मैं अपडेट देते रहता हूँ, और स्टडी मटेरियल्स भी आप लोग को प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।